हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरेंगे, सप्लाई। देखिए, अगर आपको मार्केट को समझना है ना, तो डिमांड के साथ साथ सप्लाई को मास्टर करना ही पड़ेगा। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही मॉनसून खराब हुआ सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं, या फिर दिवाली आने से पहले मिठाई इतनी महंगी क्यों हो जाती है? इन सब डे टू डे लाइफ के सवालों का जवाब पता है कहाँ है? सिर्फ एक शब्द में, सप्लाई। और आज हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ सप्लाई जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स पर जंप करने से पहले जरूरी है कि हम अपनी नींव मजबूत करें, और उसके लिए हमें 3 बेसिक टर्म्स को समझना होगा: टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। सुनने में तीनों एक जैसे लगते हैं, राइट? लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं टोटल आउटपुट की। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। एक फिक्स टाइम में, मान लो 1 साल में, एक कंपनी ने या पूरी कंट्री ने मिलकर कितना सामान बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री ने 1 साल में 1 लाख कार्स प्रोड्यूस की, तो बस वही उनका टोटल आउटपुट है। सिंपल, राइट? बिल्कुल सीधी बात। अब आते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सीरियसली, इसको ध्यान से सुनो। स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क है? सोचो, स्टॉक मतलब आपका गोडाउन या वेयरहाउस, जहां सारा माल भरा पड़ा है। ये है पोटेंशियल सप्लाई, यानी इतना आप बेच सकते हो। और सप्लाई क्या है? वो माल जो आपने गोडाउन से निकालकर दुकान की शेल्फ पर रखा है एक पर्टिकुलर प्राइस टैग के साथ। ये है एक्चुअल सप्लाई, जो आप अभी बेच रहे हो। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपके गोडाउन में सामान दुकान से ज्यादा हो सकता है, पर दुकान में सामान गोडाउन से ज्यादा कैसे होगा? इम्पॉसिबल। मतलब सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसने फसल काटी और उसके पास गोडाउन में 4000 किलो चावल का टोटल स्टॉक है। ये क्या हुआ? ये हुआ उसकी पोटेंशियल सप्लाई। सारा का सारा माल उसके पास तैयार रखा है। अब आगे क्या होता है? किसान मार्केट में जाता है और देखता है कि चावल का दाम 40 रुपए पर केजी चल रहा है। वो सोचता है, इस दाम पर मैं पूरा 4000 किलो नहीं बेचूंगा, सिर्फ 1000 किलो बेचता हूँ। तो ये जो 1000 किलो वो उस प्राइस पर बेचने को तैयार है, वही है उसकी एक्चुअल सप्लाई। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिली? कि सप्लाई हमेशा एक स्पेसिफिक प्राइस से जुड़ी होती है। बाकी का 3000 किलो वो अभी भी उसके स्टॉक का हिस्सा है, शायद दाम बढ़ने का वेट कर रहा है। तो आई होप बेसिक्स अब बिल्कुल क्लियर हैं। अब सवाल उठता है कि इकोनॉमिस्ट्स इस प्राइस और सप्लाई के रिश्ते को आखिर दिखाते कैसे हैं? वेल, इसके लिए उनके पास 2 पावरफुल टूल्स हैं। टेबल्स, जिन्हें हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल्स, और ग्राफ्स, जिन्हें कहते हैं सप्लाई कर्व्स। चलिए इनको देखते हैं। आपके सामने है एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल मतलब ये एक अकेले प्रोड्यूसर की स्टोरी है। देखो टेबल में कितना क्लियर है। जब प्राइस 10 रुपीज था, वो 100 केजीज बेच रहा था। प्राइस बढ़कर 20 हुआ तो उसने सप्लाई बढ़ाकर 200 केजीज कर दी, और जब प्राइस 50 तक पहुंचा, सप्लाई 500 केजी हो गई। साफ साफ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है ना। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी। और अब जादू देखो, जब हम इस टेबल के नंबर्स को एक ग्राफ पर डालते हैं तो हमें मिलता है ये, द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। देखिए, वाई एक्सिस पर है प्राइस, एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी, और ये कर्व ये लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी को कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये विजुअल प्रूफ है उस डायरेक्ट रिलेशनशिप का। और हाँ, एग्जाम के लिए ये कर्व ड्रॉ करना सीखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अच्छा, एक प्रोड्यूसर की कहानी तो समझ ली, लेकिन असली मार्केट में तो हजारों सेलर्स होते हैं, राइट? तो मार्केट सप्लाई कैसे निकालते हैं? सिंपल, हम हर प्राइस पर सभी सेलर्स, सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी की सप्लाई को बस जोड़ देते हैं। देखिए, 10 रुपए के प्राइस पर तीनों की सप्लाई मिलाकर मार्केट सप्लाई हो गई 600 केजी, और 50 रुपए पर ये 1800 केजी हो गई। इजी पीजी, ये पूरे मार्केट का पिक्चर दिखाता है। ऑलराइट, बेसिक्स हो गए, ग्राफ्स हो गए। अब टाइम है इस चैप्टर के हीरो से मिलने का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स का वो गोल्डन रूल है जो बताता है कि एक सेलर आखिर सोचता कैसे है। महान इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी अगर बाकी सब कुछ सेम रहे तो हायर द प्राइस, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड।
इसके पीछे का लॉजिक तो कॉमन सेंस है ना? अगर आप सेलर हो और आपको किसी चीज के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप ज्यादा बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहोगे। सिंपल। लेकिन उस लाइन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट को इग्नोर मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम मान कर चल रहे हैं कि कुछ चीजें बदल नहीं रही हैं, जैसे बनाने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, सरकार की पॉलिसी भी वही है। ये अजम्पशंस इस लॉ की फाउंडेशन है। अगर इनमें से एक भी चीज बदल गई ना तो ये लॉ फेल हो जाएगा। तो एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए इन अजम्पशंस को लिखना मत भूलना। तो अब तक तो हमने यही देखा कि प्राइस ही सबसे बड़ा बॉस है जो सप्लाई को ऊपर नीचे करता है। लेकिन क्या प्राइस के अलावा भी कोई है जो सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है? एब्सोल्युटली। ऐसे बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे प्राइस वही का वही क्यों ना रहे। इन्हीं फैक्टर्स को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। चलिए कुछ मेन प्लेयर्स को देखते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी। सोचो, नई मशीन आ गई, अब सामान सस्ता और जल्दी बन रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। नंबर 3, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार ने सब्सिडी दी मतलब मदद की तो सप्लाई बढ़ेगी, और टैक्स बढ़ा दिया तो सप्लाई घटेगी। और आखिर में नेचुरल कंडीशंस। याद है शुरुआत वाला मॉनसून का एग्जाम्पल? अच्छा मॉनसून, फसल अच्छी तो सप्लाई ज्यादा। दैट्स इट। ओके, we're in the final stretch now. अब हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे जहां हमारा लॉ ऑफ सप्लाई सीधे सीधे काम नहीं करता, और साथ ही कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स को क्लियर करेंगे जो एग्जाम्स में आपको फुल एडवांटेज देंगे। लॉ ऑफ सप्लाई का एक क्लासिक एक्सेप्शन है लेबर। सोचो, शुरू में जब आपको ज्यादा सैलरी मिलती है, आप ज्यादा काम करते हो, मोर मनी मोर वर्क, सिंपल। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप बहुत अच्छा कमाने लगते हो, आप सोचते हो यार अब और पैसों से ज्यादा मुझे आराम चाहिए, फैमिली के साथ टाइम चाहिए, तो सैलरी और बढ़ने पर भी आप काम कम कर देते हो। इसी वजह से लेबर का सप्लाई कर्व एक पॉइंट के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? ओके सब लोग, फुल कंसंट्रेशन हियर। ये एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 2 शब्द हैं, वेरिएशंस इन सप्लाई और चेंजेस इन सप्लाई। इनमें फर्क क्या है? सुनो, वेरिएशन तब होता है जब सप्लाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बदलने से बदलती है। इसमें हम एक ही कर्व पर ऊपर या नीचे जाते हैं बस। और चेंज कब होता है? जब सप्लाई प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से बदलती है। इसमें पूरा का पूरा कर्व ही अपनी जगह से हिल जाता है, राइट या लेफ्ट। दिस डिस्टिंक्शन इज एवरीथिंग। देखो इस ग्राफ को, ये है वेरिएशन। जब प्राइस बढ़ा और सप्लाई बढ़ी, हम उसी कर्व पर ऊपर गए, इसे कहते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और जब प्राइस गिरा और सप्लाई भी गिरी, हम उसी कर्व पर नीचे आए, इसे कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। द की फ्रेज टू रिमेंबर, मूवमेंट अलोंग द कर्व। और अब देखो चेंज। नोटिस करो, यहाँ प्राइस सेम है, लेकिन मान लो टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो अब प्रोड्यूसर उसी प्राइस पर ज्यादा माल बेच सकता है। तो क्या हुआ? पूरा का पूरा सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर मान लो रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो प्रोड्यूसर उसी प्राइस पर कम माल बेचेगा और पूरा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ की फ्रेज क्या है? शिफ्ट ऑफ द एंटायर कर्व। तो चलिए इस पूरे सेशन को एक सिंपल से सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर गवर्नमेंट स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज को एक बड़ी सी सब्सिडी दे दे तो स्मार्टफोन्स के सप्लाई कर्व का क्या होगा? क्या ये एक वेरिएशन होगा, यानी उसी कर्व पर मूवमेंट, या फिर ये एक चेंज होगा, यानी पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा? जरा सोचिए। अगर आप इसका जवाब दे पाएं तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है।